हेलो बच्चों, कैसे हो? होप करता हूँ आप सब स्वस्थ होगे। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने चाह रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी पोजीशन पे, एट एनी पोजीशन, क्या कैसे हैंडल करेंगे। देखो मान लो कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ध्यान समझना, माइनस क्यू, ये क्यू, और इसके बीच में सेपरेशन क्या है, 2a, और इसकी डायरेक्शन ऐसे है कुछ, यही है ना डायरेक्शन, माइनस से प्लस क्यू। ये डाइपोल ऐसे है ना बेटा, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मान लो मुझे इसके सेंटर से थीटा एंगल पर आर दूरी पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कमेंट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तो हम कैसे हैंडल करेंगे इसको, ठीक है। हैंडल करने का तरीका क्या है, मुझे पता है कि डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके दो कंपोनेंट, ध्यान से देखो, मैं इधर बना रहा हूँ, ये कुछ ऐसे है डाइपोल, और ये सेंटर ऐसे है, ये थीटा एंगल है। मैं अलग से डायग्राम बना के समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे, बोलो बेटा ऐसे ही तो है, पी माइनस क्यू से प्लस क्यू, इधर ही तो है, सही है। इसके दो कंपोनेंट ले लो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक आ गया इधर, ये आ गया पी का कोस थीटा, और एक ले लो इसके परपेंडिकुलर, ये आ गया पी का साइन थीटा। कोई चिंता की बात नहीं है। अरे बोलो बेटा, तो मैंने इस पी को रिजॉल्व कर लिया कितने हिस्सों में, पी कॉस थीटा में और पी साइन थीटा में। मुझे बात करनी है यहाँ से आर दूरी पे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। ये पी कॉस थीटा के लिए, पी कॉस थीटा वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ये पॉइंट कैसे बिहेव कर रहा है? एक्सियल की तरह। कैसे बिहेव कर रहा है? एक्सियल की तरह, ठीक है। एक्सियल की तरह बिहेव कर रहा है। तो याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था एक्सियल में, मैं इधर फिर से दिखा देता हूँ। ये एक्सियल पोजीशन थी, ये डाइपोल था, और मैंने बताया था आपको यहाँ से आर दूरी आगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे होती है इसी डायरेक्शन में, ठीक है। और उसकी वैल्यू भी बताई थी मैंने आपको, क्या बताई थी? 2kp/r क्यूब बताई थी कि नहीं बताई थी? और इक्वेटोरियल भी बताया था मैंने आपको, बोलो। इक्वेटोरियल ऐसे बताया था, ये p है, और इसकी वजह से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर। और बताई थी कितनी होती है, वो भी कितनी होती है, kp/r क्यूब मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है ना। बताया, दोनों बताए थे मैंने आपको। सिमिलर फैशन में अब p की जगह हम यूज़ करेंगे p cos थीटा, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, p cos थीटा के अलाउंग ऐसे होगी, और कितनी होगी बेटा? ये होगी 2k, और p की जगह क्या यूज़ कर रहे हो आप? p cos थीटा/r क्यूब। बोलो सही बात है, ऐसी तो होगी। p cos थीटा के अलाउंग, एक्सियल के अलाउंग होती है। p sin थीटा के लिए ये वाला पॉइंट कैसे बिहेव कर रहा है? इक्वेटोरियल की तरह। तो इक्वेटोरियल की वजह से क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो p ऊपर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल की वजह से नीचे आ रही है, ठीक है ना। तो अगर ये इधर है p sin थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी? अपोजिट इधर आएगी। बोलो समझ में आया? ये आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? p cos थीटा की वजह से। और इधर लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p sin थीटा, और वो कितनी आएगी बेटा? k, और p की जगह यूज़ करूँगा p sin थीटा। बोलो सही बात है कि नहीं है? /r क्यूब। बोलो सही है, ऐसे यूज़ होगा बेटा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का वेक्टर सम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इन दोनों का वेक्टर सम लिख लेते हैं हम। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन दोनों का वेक्टर सम, ये दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल p। दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल p एट एनी एंगल थीटा, सही है। और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, उसकी वैल्यू लिख लेते हैं हम। उसकी वैल्यू क्या होगी? √ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p cos थीटा का स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p sin थीटा का स्क्वायर। p sin थीटा वाले के लिए कैसे बिहेव कर रही है? इक्वेटोरियल। और p cos थीटा वाले के लिए कैसे बिहेव कर रही है? एक्सियल। तो उठा के पुट कर दो बेटा। जब आप पुट करने निकलोगे तो इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, और अंडर रूट करोगे, तो kp/r क्यूब का जब स्क्वायर होगा और अंडर रूट से जब बाहर निकलेगा तो kp/r क्यूब ही बचेगा, kp/r क्यूब बचेगा।
ध्यान से देखा करो चीज़ों को। जब यहाँ स्क्वायर होगा तो साइन थीटा का स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। जब यहाँ स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और कोस थीटा का कोस स्क्वायर थीटा होगा तो 4 कोस स्क्वायर थीटा होगा। बोलो सही बात है। साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई बड़ी तोप नहीं मारनी है। अगर ऐसा कर सकते हैं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये 4 कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू डालो और आंसर पाओ इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। आपसे पूछा सकता है ये एंगल कितना होगा, ये एंगल अल्फा पूछा जा सकता है, ये एंगल अल्फा पूछा जा सकता है। टैन अल्फा कितना होगा, ध्यान से देखो, टैन ऑफ अल्फा क्या होगा, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज व्हाट बेस। परपेंडिकुलर इज व्हाट इक्वल टू दिस and this is equal to what kp sin theta upon r cube, then electric field due to p sin theta, and base is what electric field due to p cos theta. No problem. Now tan alpha is what, tangent of alpha is what, this is what kp sin theta upon r cube, this is what 2 kp cos theta upon r cube, kp upon r cube, kp upon r cube कट गया, क्या बचा sin theta और नीचे बचा 2 cos theta। तो sin theta upon cos theta तो बन गया tan theta और नीचे बच गया 2, तो टेंजेंट अल्फा आ गया हमारे पास। बोलो सही बात है, पक्का। आपसे पूछा जा सकता है कि ये एंगल कितना होगा, ध्यान पूर्वक देखें, ध्यान पूर्वक। ठीक है, कि डाइपोल से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बना रही है। देखो डाइपोल की डायरेक्शन तो ये है ना, ये किसकी डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बोलो, आपसे ये एंगल पूछा जा सकता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में और डाइपोल में कितना एंगल है, दिस इज द एंगल। व्हाट इज द एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। ठीक है, तो दिस इज द एंगल। नाउ दिस इज अल्फा, देन दिस इज व्हाट आल्सो अल्फा, देन सम ऑफ these two interior angle equal to what, this exterior angle, that means alpha plus theta is the answer. Alpha plus theta is angle between what, P and net electric field। बोलो समझ में आया। ठीक है, तो हम सारी बातें यहाँ पर कर चुके हैं। हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पोजीशन। होप करता हूँ सबको अच्छे समझ में आया होगा, ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, अब क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या होता है वेरियस जगह पे, इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पे और एट एनी पोजीशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सियल पे। देखो आप सब जानते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना। पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल। और पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r दूरी पे k क्यूब बाय r। ठीक है, बस इतनी की जरूरत पड़ेगी। अब देखो क्या करेंगे हम, ये है डाइपोल, ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, सब जानते हैं P। ठीक है, ये 2a दूरी है, दूरी कितनी है, ये 2a, और सेंटर से मैं निकल रहा हूँ r दूरी आगे। ये पॉइंट बन गया मेरा एक्सियल, बन गया। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से यहाँ पर, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से यहाँ पर क्या पोटेंशियल है, व्हाट इज द पोटेंशियल। तो जो हम देखेंगे तो पोटेंशियल यहाँ पर दो चार्ज की वजह से, एक क्यू की वजह से और एक माइनस क्यू की वजह से। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना है, के क्यू अपॉन ये ए है इतना, ये पूरा आर है, तो ये कितना बचेगा पी पॉइंट पे, आर माइनस ए। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से, के चार्ज अब माइनस क्यू है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल अपॉन आर प्लस ए बनेगा, कि आर तो यही है और ये हिस्सा कितना है, ए। ये हिस्सा कितना है बेटा, ए। तो टोटल पोटेंशियल बनेगा पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो पोटेंशियल बनेगा के क्यू अपॉन आर माइनस ए माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए। कोई चिंता की बात नहीं है, सही है। के क्यू निकाल लो कॉमन, 1 अपॉन आर माइनस ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए। इसको सॉल्व करोगे, के क्यू आर स्क्वेयर
माइनस ए स्क्वायर, एलसीएम आ गया, आर माइनस ए आर प्लस ए, इधर चला गया आर प्लस ए, इधर चला गया माइनस आर प्लस ए, आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, साइन भी चेंज कर दिया, आर से आर कट गया, क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए इज वट पी, तो के पी एंड ए स्क्वायर इज निग्लेक्टेड, ए स्क्वायर इज वट निग्लेक्टेड इन फ्रंट ऑफ आर स्क्वायर because r is very much greater than a, r is very much greater than a, so kp upon what, r square. This is the electric field, this is the potential at axial position due to electric dipole is what, kp by r square, simple. ठीक है, now let's start next second case. Potential due to इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल, एट व्हाट, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पे देखना होगा आप, मुझे कहाँ देखना होगा बच्चों, इक्वेटोरियल पे देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट सेकंड केस, एट इक्वेटोरियल, नाउ व्हाट, फिर से ये क्या है, माइनस क्यू, ये क्या है क्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन ये है, ये सेंटर है, इक्वेटोरियल आपको मैंने पहले ही बताया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, दिस इज द इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मान लो मुझे बात करनी है, इस पी पॉइंट पे मुझे बात करनी है, ये टू है, कितनी दूरी है ये, टू है, मैंने आपको पहले ही बताया है ना, और ये पी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, अब मुझे P पॉइंट पे निकालना है, तो पोटेंशियल फिर से प्लस Q चार्ज की वजह से कितना होगा, KQ अपॉन, इसकी जगह से यहाँ पे पोटेंशियल देखूंगा तो ये दूरी देखनी पड़ेगी, ये दूरी कितनी है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सही है, सब जानते हैं, और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q, ये दूरी देखनी पड़ेगी, ये दूरी भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सब जानते हैं, माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो टोटल पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज जब मैं करूँगा तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को जब मैं जमा करूँगा तो जीरो आ जाएगी, पोटेंशियल आ गया जीरो। इक्वेटोरियल में पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा जीरो। ठीक है, पता होना चाहिए। थर्ड केस, एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन, वो भी करके देख लेते हैं, थर्ड केस करके देख लेते हैं, एट एनी पोजीशन। एट एनी पोजीशन, ठीक है, पक्का बच्चों। तो देखो इधर फिर से क्या है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन इधर है पी। ठीक है, ये दूरी टू है, सेंटर से आर दूरी, इस पॉइंट पे बात करते हैं, पी पॉइंट पे पोटेंशियल की थीटा एंगल पे। मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है, अगर मैं इधर अलग से डायग्राम बनाऊं तो अगर पी है और मुझे बात करनी है इधर थीटा एंगल पे आर दूरी पे, तो इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर लो, इधर रिजॉल्व कर लो पी कोस थीटा और इधर रिजॉल्व कर लो, इधर रिजॉल्व कर लो पी साइन थीटा। समझ गए आप। और ये पॉइंट है पी पॉइंट जहां मुझे बात करनी है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर पी कोस थीटा की वजह से भी होगा और पी साइन थीटा की वजह से भी होगा। पी कोस थीटा एक्सियल है और पी साइन थीटा इक्वेटोरियल है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पी कोस थीटा के पी अपॉन आर स्क्वायर होता था, तो यहाँ पी की जगह क्या आएगा, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पी साइन थीटा इक्वेटोरियल है, तो वो जीरो होगा। तो टोटल पोटेंशियल एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन क्या आने वाला है बेटा, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए।
ठीक है बेटा, बहुत ही आसान है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन तो है नहीं। ओके बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, मैं इसमें क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको, मैं आपको बताऊंगा कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो डाइपोल के ऊपर क्या फोर्स हो, क्या टॉर्क लगता है और कैसे लगता है। ठीक है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं जेईई एडवांस में या जेईई मेंस में या नीट में, वो लगभग कॉन्सेप्चुअल होते हैं, स्टेटमेंट वाले होते हैं। तो आपको ये टॉपिक को थ्योरेटिकली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं समझाऊंगा आपको उस तरीके से समझना होगा इसको। ठीक है, तो सबसे पहला केस बनाते हैं, हम फोर्स चेक करते हैं यूनिफॉर्म के लिए। सबसे पहला लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हम पढ़ क्या रहे हैं, फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दूं, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की खुद की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, अभी सीखा था, हर किसी पोजीशन पे हो सकती है, थीटा एंगल पे, इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पे, सीखा था ना। ये वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होती है, ऐसी शक्ल होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। पैरेलल लाइंस होती हैं, इक्वी स्पेस्ड होती हैं, ये पैरेलल लाइंस है और इक्वी स्पेस्ड है। ठीक है ना, डायरेक्शन बदल नहीं रही, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझो। ठीक है, इसमें केसेस बनाते हैं। चलो, सबसे पहला मैंने क्या काम किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया ऐसे। इलेक्ट्रिक डाइपोल छोटा होता है, आपको सबको पता है। ठीक है ना, मैंने ऐसे रख दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसे, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू। बहुत ध्यान से देखने वाली बातें हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि एक चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है Q इंटू ई, लगता है कि नहीं लगता। और अगर नेगेटिव चार्ज रखा जा रहा है तो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। ठीक है ना, लगता क्यू ही है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, अब इधर देखो, इस पे फोर्स लगेगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई। इस पे फोर्स लगेगा इधर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितना लगेगा, क्यू ई। बोलो सही बात है। तो नेट फोर्स इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आ गया 0, जब P वेक्टर पैरेलल है E वेक्टर के। जब P और E पैरेलल रखे तो नेट फोर्स आ गया 0। ठीक है, पक्का। और नेट फोर्स 0 आ गया तो सेंटर के अबाउट कोई टॉर्क भी नहीं बनेगा, सेंटर के अबाउट कोई टॉर्क नहीं बनेगा। ऐसे समझो कि फिर मैंने क्या करा, ये E वेक्टर लिया और अब एंगल पे रखा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है अभी तक। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म भी बता दूंगा मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ली और मैंने डाइपोल का रख दिया एंगल पे ऐसे, ये है माइनस क्यू, ऐसे समझ लो, और ये है प्लस क्यू, ऐसे समझ लो। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन ये होगी कि नहीं होगी, सब जानते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होगी P। बोलो सही बात है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है प्लस चार्ज पे, तो इधर लग गया, कितना लग गया फोर्स, Q इंटू ई। और इससे अपोजिट इधर लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट कितना लग गया, Q इंटू ई, सेंटर के अबाउट। तो एक बात बताओ, उधर भी क्यू ई फोर्स, इधर भी क्यू ई फोर्स, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टोटल फोर्स कितना, 0। कितना, 0। नेट फोर्स तो भी 0 है भाई, नेट फोर्स तो भी 0 है। ठीक है ना, चाहे P E में कुछ भी एंगल हो। ठीक है ना, P एंड E वेक्टर आर एट एनी एंगल, चाहे किसी भी एंगल पे हो। शर्त क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म होगी तो क्या होगा बताऊंगा वो भी। ठीक है, इस केस में तो टॉर्क भी 0 है, इस केस में तो टॉर्क भी 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है, सेंटर के अबाउट फोर्स 0, सेंटर के अबाउट टॉर्क भी 0। ठीक है, क्योंकि कोई परपेंडिकुलर आर्म नहीं है ना, कोई परपेंडिकुलर आर्म नहीं है। अब सेंटर के अबाउट इधर फोर्स तो 0 है, ठीक है ना, लेकिन सेंटर के अबाउट टॉर्क 0 नहीं है इधर, क्योंकि परपेंडिकुलर आर्म है। क्योंकि क्या है परपेंडिकुलर आर्म, अगर मैं देखूं ध्यान से तो सेंटर के अबाउट, ध्यान से देखो, ये डाइपोल ऐसे है, ऐसे डाइपोल है ना, सही है। इधर फोर्स लगा क्यू ई, इधर फोर्स लगा क्यू ई, इधर फोर्स लगा और इधर बराबर फोर्स लगा। ये डाइपोल चलने वाला नहीं है, नहीं आगे चलेगा नहीं इधर चलेगा, लेकिन ये डाइपोल घूमेगा।
क्यों? क्योंकि इधर फोर्स लग रहा क्यू ही, वो इसको ऐसे लेके जाएगा, और इधर फोर्स लग रहा क्यू ही, इसको ऐसे लेके जाएगा। तो अब टॉर्क आएगी। अब क्या आएगी? टॉर्क आएगी, लेकिन फोर्स नहीं आएगा। नेट फोर्स 0 है, लेकिन नेट टॉर्क अब 0 नहीं है। नेट टॉर्क अब 0 नहीं है, ठीक है। अच्छा, और अगर अपोजिट रख दूं तो मैं, चलो पैरेलल रख दिया और एंगल पे भी रख दिया किसी, अब अपोजिट रख दूं तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और मैं रख देता हूं डाइपोल को एंटी पैरेलल, इधर रख दिया डाइपोल को ऐसे ऐसे। ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये है -q और ये है +q, और ये डाइपोल है ऐसे, ऐसे डाइपोल है P, सही है, पक्का। अब देखो ध्यान से, इस Q चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कैसा लगने वाला है बालक? इधर। और कितना लगने वाला है? QE, इधर लगने वाला है, इधर। और इस -q की वजह, -q चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगने वाला है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर? इधर। और कितना? QE। भाई नेट फोर्स तो भी 0 है, और अब नेट टॉर्क इधर भी 0 है। नेट टॉर्क तो इधर भी 0 है। सेंटर के बोर्ड कोई परपेंडिकुलर आर्म नहीं है। अरे भाई सीधी सी बात है, ये डाइपोल है, एक इधर दबा रहा है, एक इधर दबा रहा है, घूमेगा क्यों? और ये वाला डाइपोल था तो एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, घूमेगा क्यों? लेकिन एंगल पे आएगा तो घूमेगा, सही है। कितना समझ में आया आपको? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी बताई। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि इधर नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0, इधर भी नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0, तो दोनों इक्विलिब्रियम है। दोनों क्या है? इक्विलिब्रियम। अब सवाल उठता है कि कौन सा इक्विलिब्रियम? ये कौन सा इक्विलिब्रियम है और ये कौन सा इक्विलिब्रियम? कौन से मेरा कहने का मतलब क्या है? स्टेबल और अनस्टेबल। अब एक बात बताओ मुझे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या देखते थे हम? क्या करते थे? इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेस करने के बाद अगर रीस्टोरिंग फोर्स जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है उससे अपोजिट डायरेक्शन में लग जाए तो इक्विलिब्रियम स्टेबल था। और टॉर्क की भाषा में बोल सकते हैं कि हमने क्या किया, अब एक मान लो अगर मुझे स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखना है टॉर्क की भाषा में, तो एंगुलर डिस्प्लेस करो। एंगुलर डिस्प्लेस करने के बाद अगर रीस्टोरिंग टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लग जाए तो कैसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल। और अगर उसी डायरेक्शन में लग जाए जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेस किया था तो अनस्टेबल। अब इस बात को समझो, इधर देखो, इधर तो कुल मिला के कहानी है भैया ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसी, ध्यानपूर्वक सुनो। और इसकी बात करता हूँ, इस वाले की, ठीक है ना, इस वाले की बात कर रहा हूँ। तो मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया एंगुलर ऐसे, ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, -q, ये +q। मुझे सिंपल सी एक कहानी बता दो आप, फोर्स कैसा लगेगा? इस पे लगेगा ऐसे और इस पे लगेगा ऐसे। इस फोर्स की वजह से आपने घुमाया कैसे इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल रियलिटी में E के पैरेलल था, आपने इसको एंगुलर डिस्प्लेस किया किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से घुमाया आपने, ठीक है ना। घुमाने के बाद जब छोड़ा तो किधर टॉर्क लग रहा है? मुझे ये बता दो। ये किधर जाने की कोशिश कर रहा है? इधर जाने की। जैसे ही छोड़ोगे इधर जाने की कोशिश करेगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। तो इक्विलिब्रियम कैसा है? ये स्टेबल है। कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। चलो इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड थी और मैंने एंगुलर डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, लेकिन इस बार ध्यान रखो ये -q है और ये कितना है? q है। एंगुलर डिस्प्लेस कर दिया ऐसे। मुझे एक बात समझाओ, -q पे फोर्स लगता है अपोजिट, थोड़ा इधर कर लेते हैं, -q पे फोर्स लगता है ऐसे और +q पे फोर्स लगता है ऐसे। तो आपने इसको इधर घुमाया, ऐसे था डाइपोल, आपने इसको घुमाया इधर, और अब इस पे फोर्स टॉर्क कैसे लग रहा है? घूमेगा कैसे? इस फोर्स की वजह से और इस फोर्स की वजह से इधर ही घूम जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में आपने घुमाया उसी डायरेक्शन में रीस्टोरिंग टॉर्क लग गया। तो इक्विलिब्रियम कैसा है? अनस्टेबल। कैसा इक्विलिब्रियम बच्चे? अनस्टेबल। कहानी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी कहानी है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये टॉर्क है कितनी, उसके बारे में बात अब लगे हाथ तो कर ही लेते हैं, अब कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं, ठीक है ना। इतनी कहानी तो समझ में आई गई आपको। ये टॉर्क कितनी है इसके बारे में बात करता हूँ मैं आपके साथ। ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, छोटी सी बात है, ठीक है, आना चाहिए आपको। फिर नॉन यूनिफॉर्म का केसेस भी देख लेंगे, ठीक है। तो भैया बात है ऐसी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसी, ठीक है, और मैंने P रख दिया ऐसा। ये है मान लो +q और ये है -q।
तो माइनस से प्लस डाइपोल की डायरेक्शन हो गई इधर। ध्यानपूर्वक देखें, ध्यानपूर्वक, ये एंगल हो गया थीटा। जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं, ठीक। दूरी कितनी है 2a, माइनस क्यू से प्लस क्यू की दूरी कितनी है 2a है, सब जानते हैं, ठीक है। इस पर फोर्स लगेगा इधर क्यू, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। और मेरे भाई इस पे फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज है क्योंकि, और कितना लगेगा क्यू। मुझे सिंपल सी एक बात था, सेंटर के अबाउट घूमेगा जब ये, तो परपेंडिकुलर आर्म क्या बनेगी, परपेंडिकुलर आर्म इस वाले फोर्स के लिए परपेंडिकुलर आर्म बनेगी ये आर परपेंडिकुलर। और क्योंकि ये ए है, ये दूरी 2a है ना टोटल, तो ये a है, तो ये कितना होगा a साइन थीटा। बहुत सुंदर। और टॉर्क कैसे बनाएगा इधर, बहुत ही बढ़िया। ये फोर्स इधर है, परपेंडिकुलर आर्म बनेगी ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, ये बनेगी परपेंडिकुलर आर्म। ये फिर से a है और थीटा के सामने वाला होता है साइन थीटा, तो a साइन थीटा। और ये वाली टॉर्क किधर घुमाएगी इधर। देखो ये टॉर्क 1 है, ये टॉर्क 2 है, दोनों टॉर्क ऐड हो रही हैं, एक ही डायरेक्शन में है दोनों टॉर्क क्या है, एक ही डायरेक्शन में। बेटा ये भी कैसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज, और ये भी कैसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बस टॉर्क होता है बचपन से फोर्स आर क्रॉस एफ, है ना। तो आर कितना है भाई, आर है ए साइन थीटा। इस वाले टाउ 1 प्लस टाउ 2, पहली बात तो दोनों टॉर्क ऐड होंगी। टाउ 1 होगा आर क्रॉस एफ की वजह से, आर होगा ए साइन थीटा, आर परपेंडिकुलर, है ना। अरे आर लिख देता हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो, आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स होता है ना टॉर्क, है ना। तो आर परपेंडिकुलर ए साइन थीटा, और फोर्स कितना क्यू, तो ये भी तो उतना ही है क्यू इंटू ए साइन थीटा, तो इसका डबल कर दूँ तो टॉर्क आ गई। अब सुनो कहानी, तो टॉर्क आ गई 2qa ई साइन थीटा। ध्यान से देखो, ऐसा ही है ना, सही लिख रहा हूँ ना मैं, सही है मेरे भाई। एक बात बताओ, 2qa बचपन से क्या होता है p, तो टॉर्क क्या आ गया p साइन थीटा। बहुत ही बढ़िया। अब p एक वेक्टर क्वांटिटी है, e भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट हो रहा है और वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, तो वेक्टर प्रोडक्ट होगा, वेक्टर प्रोडक्ट होगा। तो अब समस्या की बात आ गई कि सर p क्रॉस e लें या e क्रॉस p लें, क्या लें, क्योंकि p क्रॉस e करोगे तब भी p साइन थीटा, e क्रॉस p करोगे तब भी p साइन थीटा, तो p साइन थीटा तो है। तो ले क्या इनमें से, p क्रॉस e लें या e क्रॉस p लें, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो ध्यान से, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड निकाल लो। p है ऐसे और e है ऐसे, तो p क्रॉस e करता हूँ तो इधर घूम रहा है, और रियलिटी में भी इधर ही घूम रहा है। अगर e क्रॉस p करता तो ऐसे, और रियलिटी में कैसे घूम रहा है इधर, तो इसका मतलब e क्रॉस p गलत है और p क्रॉस e ठीक है। तो p क्रॉस e आ गई मेरी नेट इलेक्ट्रिक टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे क्या नहीं आगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, यूनिफॉर्म में भी यही होती है, नॉन यूनिफॉर्म में भी यही होती है, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस हो गया खत्म, ठीक है। ओके बच्चों, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स और टॉर्क क्या होंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर वेरियस पोजीशन से अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखो नॉन यूनिफॉर्म की तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। अब नॉन यूनिफॉर्म कैसे, ये नॉन यूनिफॉर्म है, एंगुलर नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, हो सकता है डायरेक्शन बदल रही हो सकता है वाई डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है एक्स डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म हो, किसी भी डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। तो मैं फिलहाल बात करता हूँ कि अगर एक्स डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म है, तो भाई यहाँ पर फोर्स कितना होगा, यहाँ पर फोर्स होगा QE1, अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, QE2। तो इस बार नेट फोर्स 0 नहीं आने वाला, इस बार नेट फोर्स 0 नहीं आने वाला। लेकिन अगर P और E पैरेलल हैं तो नेट टॉर्क तो 0 आएगा। परपेंडिकुलर आर्म नहीं है ना, परपेंडिकुलर आर्म नहीं है। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखो P और E अगर पैरेलल है तो ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और सुनो, अब हो सकता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म ना होकर वाई डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म होती। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, किसमें, एक्स डायरेक्शन में, ऐसे समझो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होती
और वाई डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म होती, देखो ध्यान से सुनो, और एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म होती, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल रही है, लेकिन यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, वाई में अलग है ना, एक्स में तो सेम है, मैं बोल रहा हूं वाई डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म है तो ठीक है, तब हो सकता है इस पे फोर्स क्या होता, जीरो भी होता, क्योंकि फोर्स क्यू ही है इधर, और इधर भी क्या है, क्यू ही। तो बेसिकली कुल मिला के हम इस नतीजे पे पहुंचे कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे हम पैरेलल या एंटी पैरेलल या किसी भी एंगल भी रख के देख लो आप, फोर्स हो सकता है जीरो हो सकता है ना भी हो, पर पैरेलल एंटी पैरेलल होगा तो टॉर्क पक्का जीरो होगी, समझे, आप इस नतीजे पे पहुंचे। अब अगर किसी एंगल पे बात करूं मैं, टॉर्क की मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे और डाइपोल है ऐसे, और ये एंगल है थीटा, ये एंगल क्या है बेटा, थीटा। तो टॉर्क इस केस में P क्रॉस E ही होती है जो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में होती है, सेम होती है टॉर्क। जो यूनिफॉर्म में होती है टॉर्क, वही टॉर्क किस में होती है, नॉन यूनिफॉर्म में होती है, क्योंकि P का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, P का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है, P बहुत स्मॉल है, P इज़ वेरी स्मॉल होने के कारण ऐसा होता है, P इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि गैप माइनस Q और Q के बीच में गैप ये बहुत थोड़ा होता है, 2a इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है ना, ये सेपरेशन बहुत छोटी है, इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं टॉर्क नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी P क्रॉस E होती है, इंस्टेंटेनियस होगी, लेकिन इस बार हर बार बदलेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अब किसी और एंगल पे पहुंचोगे, मान लो एंगुलर है तो किसी और एंगल पे पहुंचोगे तो E कुछ और गिवन होगा, समझ आई, तो कुछ और होगी। यहाँ पर क्या था, वहाँ पर जब नॉन यूनिफॉर्म में थे हम, तब टॉर्क क्या थी, P क्रॉस E यूनिफॉर्म था, E क्या था, यूनिफॉर्म, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमने पढ़ा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क फोर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है बेटा। अब क्या पढ़ने वाले हैं, वर्क डन इन रोटेशन ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रोटेट कराना है किसी पर्टिकुलर एंगल से किसी और एंगल तक, तो क्या वर्क कराना पड़ेगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वर्क करेगी, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, या एक्सटर्नल क्या वर्क कराना पड़ेगा, दोनों समझाता हूँ, ठीक है। अब आप एक बात जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंजर्वेटिव है नेचर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव फील्ड के साथ हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जुड़ती है, ठीक है, तो वो भी बताऊंगा पोटेंशियल एनर्जी भी। पहले ऐसे समझे कि मान लो ये P है, ये E है, पक्का सही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, टॉर्क ऐसा बनेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क कैसा बनेगा, इस डायरेक्शन, सब जानते हैं P क्रॉस E की वजह से, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि किसी पर्टिकुलर थीटा इनिशियल एंगल से थीटा फाइनल एंगल पे जाना है, तो मैंने थीटा तो डिस्प्लेस था ही किसी भी पर्टिकुलर, मान लो मेरे को जाना है यहाँ से यहाँ, ये मेरा इनिशियल है, ये मेरा थीटा इनिशियल है, से मुझे जाना है यहाँ तक, ये मेरा थीटा फाइनल है, ध्यान से देखेंगे, ये मेरा क्या है, थीटा फाइनल है, और किसी इंस्टेंट पे थीटा पे मैंने क्या करा, डी थीटा लिया, डी थीटा डिस्प्लेस करा, कितना डिस्प्लेस किया बेटा, ये डिस्प्लेस किया मैंने इस डायरेक्शन में, कितना, डी थीटा, सही है बेटा। ये है इनिशियल यहाँ पर था, मान लो डाइपोल, ठीक है, और डाइपोल को फाइनली मान लो यहाँ लेके आना है, ये इनिशियल एंगल है, ये फाइनल एंगल है, ये किसी भी इंस्टेंट पे पोजीशन है थीटा, उससे डी थीटा डिस्प्लेस किया गया, ये एंगल है, समझ में आई बात, बोलो क्लियर है एकदम। तो क्या करा, टॉर्क क्या होती है, P क्रॉस E आप सभी जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने क्या किया, ये थीटा है और डी थीटा डिस्प्लेस किया, थीटा इधर था और डी थीटा इधर डिस्प्लेस किया, सही है, पक्का। तो क्या हुआ बेटा, अब एक बात बताओ, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है हमेशा टाउ डॉट डी थीटा, ठीक है। अब टॉर्क कौन सी है यहाँ पर बालक, टॉर्क कौन सी है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन इन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, ठीक है। टॉर्क कौन सी है यहाँ पर, P क्रॉस E यानी PE साइन थीटा, सही है, और कितना एंगल डिस्प्लेस किया, डी थीटा, सही है। अच्छा, अब टॉर्क और डी थीटा में एंगल कितना है, आपने एंगुलर डिस्प्लेस किया इधर, एंगुलर डिस्प्लेस इधर तो किया आपने, और टॉर्क लग रही है इधर,
इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो एंगल कितना है आपस में इनमें 180 डिग्री का, क्योंकि एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो cos 180 डिग्री आएगा और वो आएगा माइनस, बोलो, क्योंकि ए बी cos थीटा होता है, cos 180 डिग्री -1, ठीक है। और कहाँ से कहाँ, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल। तो वर्क डन क्या आ गया बच्चे, वर्क डन क्या आ गया बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आ गया, माइनस पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस थीटा, तो ये माइनस हट जाएगा, इधर आ जाएगा कोस थीटा और लिमिट डल जाएगी थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल, और आ जाएगा आंसर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा P cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल, सही, P cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आएगा, वो होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, और वो होता कितना है, इसका नेगेटिव कर दो, तो माइनस P cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल। और जो एक्सटर्नल वर्क कराते हैं वही तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कराता है, वही क्या कराता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज। तो आप ऐसा लिख सकते हो U फाइनल माइनस U इनिशियल माइनस P cos थीटा फाइनल माइनस ऑफ, एक माइनस और है, माइनस P cos थीटा इनिशियल, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अगर ध्यान से देखो तो कंपैरिजन में देखो, मैं एब्सोल्यूट नहीं बात कर रहा हूं, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, देखो U इनिशियल यहाँ पर माइनस पी कोस थीटा इनिशियल लिखा जा सकता है, बिल्कुल, U फाइनल माइनस पी कोस थीटा फाइनल लिखा जा सकता है, तो इंस्टेंटेनियस U लिखा जा सकता है माइनस पी कोस थीटा। मैं फिर से एक बात कर रहा हूँ बेटा, हो सकता है U फाइनल जो हो वो माइनस पी कोस थीटा फाइनल प्लस एक्स अमाउंट हो, U इनिशियल भी माइनस पी कोस थीटा इनिशियल प्लस एक्स अमाउंट हो, तो वो एक्स एक्स कट गए हो और वो ना दिख रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन नहीं कर सकते किसी पॉइंट पे, हमें रेफरेंस लेना होता है, हमें क्या लेना होता है, रेफरेंस। तो माइनस पी कोस थीटा मैंने लिख तो दिया है, मैंने माइनस पी कोस थीटा लिखा है बेटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आप किसी पॉइंट पे लिख सकते हो। मैंने लिखा है एक ऐसे एंगल के रिस्पेक्ट में जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, ठीक है ना, जहां पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डालोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है, जीरो आ रही है, क्या आ रही है बेटा, जीरो। और हो सकता है उस जीरो पे भी अगर क्वेश्चन में गिवन करें नहीं एक्स थी तो वह एक्स लेनी पड़ेगी आपको, समझे। यहां रेफरेंस विद रेफरेंस कहां से आई, टू एंगल 90 डिग्री, समझ में आई, 90 डिग्री पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूं, ठीक है, और वो जीरो है जब पी और ई में 90 डिग्री एंगल है, सही, पक्का। फिर भी मैं बोल रहा हूँ दिस, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे नहीं डिफाइन है, लेकिन अगर कुछ नहीं गिवन तो आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको गिवन कर दे कि भैया इस रेफरेंस पे इतनी लेनी है तो वो अमाउंट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस पी कोस थीटा, तो कुछ किताबें इसको ऐसे लिख देती हैं माइनस पी डॉट ई, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई। और चेंज में कोई दिक्कत नहीं, चेंज तो हमेशा ही रहेगा, चाहे रेफरेंस कुछ भी हो, चेंज हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में यही रहेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है।